हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम सोल्यूशन कर रहे थे और सोल्यूशन के जो लास्ट पार्ट जो हमने इसके अंदर किया था, उस लास्ट पार्ट के अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हमने क्या किया था कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इससे पहले जितने वीडियो हमने बनाए उन सभी का लिंक आपको वहां पर मिल जाता है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। और आइए आज का काम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो काम हमारे पास वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो नाम से ही है यहाँ पर एलिवेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना है। एलिवेट का मतलब क्या होगा, टू इंक्रीज, मतलब कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज होना। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोले सर जिस टेम्परेचर पर हमारा पानी बॉइल करना शुरू कर दिया उसका क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ये ऐसा नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ए टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि उस स्टेज के ऊपर जाकर के हमारा जो लिक्विड होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, वो बॉयल करना शुरू कर देता है। बट इंक्रीज करना है हमने, तो इंक्रीज कैसे करेंगे, इंक्रीज कैसे होगा कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है तो उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डाल देंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो क्या होगा, ये हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आने के लिए हमें उसमें से और भी ज्यादा वेपर प्रेशर, मतलब और भी ज्यादा वेपर उसके बाहर निकालने होंगे। वेपर और भी ज्यादा बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हमें ज्यादा देना ही पड़ेगा तभी बाहर निकलेंगे जल्दी जल्दी। टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ गया मतलब कि उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो हमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां से देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए एक छोटे से प्यारे से ग्राफ से देखते हैं। ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर टेम्परेचर को और यहां पर ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर को। ये लाइन सॉल्वेंट के लिए होगी तो ये जो लाइन होगी आपकी किसके लिए होगी, यहां पर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के लिए। ये जो पॉइंट जो यहां पर ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की, पहली लाइन आपको रिप्रेजेंट करते हैं प्योर सॉल्वेंट को और सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करती है यहां पर सॉल्यूशन को। प्योर सॉल्वेंट इस पॉइंट पर जाकर के क्या होना, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पर इसने बॉयल करना शुरू कर दिया उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, यहां पर इस टेम्परेचर को हम बोल देंगे यहां पर T0। सॉल्यूशन का देखा तो वो यहां पर जाकर के आफ्टर सम टाइम बॉयल करना शुरू करेगा। जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू कर दिया इसने उसको हमने क्या बोल दिया, यहां पर टेम्परेचर T, यहां पर टेम्परेचर T इसको बोल देते हैं। दोनों के अंदर T0 और T के बीच में क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। इस टेम्परेचर को डिफरेंस को हम डेल्टा टीबी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे।
डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये तो वेपर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, मतलब कितना एलिवेट होगा, कितना एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। मतलब कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल पी। मतलब हायर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो डेल्टा टीबी, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको तो हटाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इसके साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पर के, और ये क्या लिख दिया आपने डेल्टा टीबी। बट राउट लॉ के अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या देखा गया था कि जो डेल्टा टीपी जो है ना, एलिवेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है तो डेल्टा टीबी ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहां पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन जो आपके पास, जो गिवन जो सॉल्यूशन आपके पास था, वो सॉल्यूशन क्या था, वेरी डाइल्यूट। अब सॉल्यूशन अगर वेरी डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। इसका मतलब हम सॉल्यूट के जो टोटल नंबर ऑफ मोल है उनको हम यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बचा, X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। क्या बचा, N2 डिवाइड बाय N1 आपके पास बच जाता है। तो अब देखो X2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो H2 किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ W2 डिवाइड बाय M2 इंटू में M1 डिवाइड बाय W1। अब अगर मैं इसी X2 की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ K इंटू में W2 डिवाइड बाय M2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1। अब इसके अंदर देखो K तो एक ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, बट जो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो हम इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू K इंटू M1 इंटू में W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। अब देखो कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट ही होगा। तो इस नए कांस्टेंट को हम यहां पर कोई एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, KB। क्या बोलेंगे इसको, KB इंटू में W2 डिवाइड बाय M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। KB क्या है यहां पर, KB यहां पर क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे। और भी इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो जी आगे, अब देखो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और इनटू में क्या है यहां पर kb। तो देखो गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो एक नई टर्म बन जाती है। ये क्या बन गया यहां पर आपके लिए, ये बन गया मोलैलिटी। क्या बन गया, मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में मोलैलिटी। ये आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया, जहां से हम क्या निकालेंगे, न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहता है। कई बार यहां से क्या पूछा जाता है, यहां से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट क्या होगी। तो देखो केबी किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय मोलैलिटी। डेल्टा टी इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, केल्विन के अंदर। मोलैलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर केजी, बट मोल पर केजी ऊपर जाए क्या जाए, केल्विन इंटू में केजी पर मोल। ये यूनिट हो जाती है आपकी केबी की। जो केबी की जो वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट के जितने भी जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करता है केबी का वैल्यू। इसलिए 99% न्यूमेरिकल के अंदर आपको केबी की वैल्यू गिवन मिलेगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। याद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम, जहां पर एम क्या है, मोलैलिटी। एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है। तो ये थी एक्सप्रेशन यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिगार्डिंग। हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। हमने क्या ग्राफ के अंदर से ये देखा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर। जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन भी होगा। राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो था वो डिपेंड किस पर करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर अगर लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड करता है तो डेल्टा टीबी भी उसी पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया, केवल उसकी वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया। वहां से हमारे पास क्या जाता है, ये रिलेशन आ गया जिसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। साफ नहीं करना है, साफ का मतलब कि आपको कुछ आया नहीं है, ऐसा नहीं। आपने इसको अच्छे से माइंड में करना। ओके, तो आइए अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल अब आपके पास है कि अगर आप एक 6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 60 ग्राम बेंजीन के अंदर अगर आप डिसॉल्व कर देते हैं तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन हो जाता है। तो आपने गिवन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है अगर केबी की वैल्यू 2.53 है तो देखो गिवन के अंदर क्या है, डेल्टा टीबी दे रखा कितना है, वो 1 डिग्री। ठीक है, क्या दे रखा है, ये 1 डिग्री के अंदर एलिवेट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आपके 1 डिग्री। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, देखो आपके पास डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में मोलैलिटी। बट मोलैलिटी, अब मोलैलिटी की यहां पर आपने पुट करने की वैल्यू देखो, ये क्या होगा, केबी इंटू में मोलैलिटी का क्या होगा, यहां पर मोलैलिटी के अंदर आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, इसको ग्राम के अंदर ले तो यहां पर 1000 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो केबी इंटू में, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हम तब निकाल लेंगे ना जब हमें इसका मोलिकुलर मास निकाल पता होगा। बट मोलिकुलर मास का हमें इसका पता नहीं है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू भी यहां पर पुट कर देंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है जिसके बेस के ऊपर मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो। याद रखना आपने ये वाला फॉर्मूला। तो M2 की वैल्यू आपने निकालनी है, यहां से M2 इज इक्वल टू KB इंटू में W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू में W1। अगर KB की वैल्यू कितना दिया है, KB की वैल्यू दी 2.53 इंटू वेट ऑफ सॉलिड कितना है, ये 6 ग्राम गुणा में 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी कितना एलिवेशन होता है, 1 होता है। W1 मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये 60।
तो दोनों की अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा ये आपका 253। तो मोलिकुलर मास जो सॉल्यूट का जो आपने यहां पर यूज किया वो कितना है इसका 253। आपने जो सॉल्यूट यूज किया था उसका मोलिकुलर मास कितना जाता है 253 यहां से आ जाते हैं। क्लियर है, हो गया ना। तो बिल्कुल आसान था, आपने केवल इस फॉर्मूले को यहां पर याद करना होगा। आइए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल लट सा गिर गया होगा एज आई थिंक। और अब तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास हो गया है कि अगर हम 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी वाटर के अंदर अगर आप डिजोल्व करवा देते हैं तो किस टेम्परेचर पर आपका बॉयल जो वाटर जो बॉयल करेगा, अगर केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो देखो आपने सबसे पहले यहां पर एलिवेशन कर निकालना कि कितना एलिवेट होता है। तो एलिवेशन के लिए क्या निकालना हो आपको यहां से केबी इंटू में मोलैलिटी। केबी की वैल्यू दी है, मोलैलिटी का आपको नहीं पता है, तो मोलैलिटी निकालते हैं सबसे पहले। देखो तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी, देखो 1 केजी के अंदर है, तो 1 केजी का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ मोल आपने डिसोल्व किए हुए ग्लूकोज के उतने ही क्या हो जाएगी वहां पर उसकी मोलैलिटी हो जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ मोल डिसोल्व किए 18 ग्राम, टोटल मोलिकुलर मास कितना होगा इसका 180, तो क्या हो जाएगा इसका 0.1। ये क्या हो जाती है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हो जाती है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 इंटू में 0.1, तो कितना आ जाता है अगर दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम यहां पर करवाते हैं तो क्या हो जाता है ये 0.052 केल्विन। इतना टेम्परेचर के अंदर एलिवेशन होता है, इतना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से 0.052 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कितने पर वाटर कितने पर बॉयल करता है, अगर प्योर सॉल्यूट की बात सॉल्वेंट की बात करते हैं, प्योर वाटर की बात करते हैं तो कितने पर डिसॉल्व बॉयल करता है 273.15 केल्विन पर हमारा जो पानी होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। बट हमने उसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज मिलाने से पानी के अंदर कुछ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन हो जाता है, कितना हो जाता है वो 0.052 केल्विन यहां से इसके अंदर एलिवेशन हो जाता है। तो कितना अगर ऐड करते तो कितना आ जाता है ये 373.202 केल्विन। अब जो नया जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का आफ्टर मिक्सिंग द ग्लूकोज वो कितना हो जाता है 373.202 केल्विन पर हमारा जो वाटर जो होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी से रिलेटेड अगर आपके पास और भी जितने क्वेश्चन हो, इवन आपके पास नेट के हो या फिर आपके IIT के आपके पास हो, आप उनको अच्छे से करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाए कि चाहे एग्जामिनर किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दे आप उसको करने में बिल्कुल सक्षम हो। तो आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।